हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नाइट्रिक अम्ल के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण करने की विधि मैं बता चुका हूं, और मैं आपको पहले भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम नाइट्रिक अम्ल के बारे में जानेंगे। और आप लोग को मुझे विश्वास है कि आप लोग पढ़ करके क्लास में बैठे होइएगा। ठीक है, थैंक यू। मैं नाइट्रिक एसिड स्टार्ट करता हूँ, गौर से सुनिएगा और गौर से सुनिएगा, कंसंट्रेट होकर सभी बातें आपको याद हो जाएगी। पहले हम जानेंगे कि नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र HNO3 होता है। HNO3 यह अणुसूत्र मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। और नाइट्रिक अम्ल का जब हम मोलिकुलर वेट निकालने लगेंगे तो हम सभी एलिमेंट का एटॉमिक वेट को जोड़ देंगे तो हमारा मोलिकुलर वेट निकल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का यह 48। एक ऑक्सीजन 16 है तो 3 ऑक्सीजन होगा तो 48 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 8 4 12 1 13 और 4 1 5 1 6, यह 63 हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र HNO3 और अणुभार 63 होगा। अब हम जानेंगे कि ये जो नाइट्रिक अम्ल हैं वह स्वतंत्र अवस्था में कहाँ पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में वर्षा जल में बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। जब बिजली चमकती है तो वायुमंडल का नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। पुनः जानेंगे कि यह जो नाइट्रिक अम्ल हैं वह संयुक्त अवस्था में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में नाइट्रिक अम्ल मिट्टी में पाए जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल के नाइट्रेट लवण के रूप में वह मिट्टी में पाए जाते हैं। उसके बाद में सोरा का जो सूत्र होगा, इसका सूत्र होगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। चिली साल्ट पीटर का होगा NaNO3। सोडियम नाइट्रेट में ये नाइट्रिक एसिड के नाइट्रेट के लवण जो है वह सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्ट पीटर, सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट में पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो नाइट्रिक एसिड है उसकी संरचना कैसी होती है। तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ है, पुनः नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ है और इसमें 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुटे हुए हैं, HNO3। इस नाइट्रिक एसिड के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ है, बंधन दूरी जो है वह 96 पिकोमीटर 96 पिकोमीटर है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ है 140.6 यानी 140.6 पिकोमीटर है। पुनः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वह 120 पिकोमीटर 121 पिकोमीटर है। पुनः जानेंगे कि ये 2 ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वह 130 डिग्री 130 डिग्री, और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वह 120 डिग्री है 120 डिग्री है। और पुनः यहाँ से ऑक्सीजन नाइट्रोजन के एंगल से लेकर के यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वह 116 डिग्री है। तो इस प्रकार से बॉन्ड एंगल के बारे में जान लेंगे, इसकी संरचना भी हम जान लिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की कौन कौन सी विधि है। तो एक चार्ट हम यहाँ पर बना दिए हैं। इस चार्ट के द्वारा हम आसानी से नाइट्रिक एसिड को बना सकते हैं और याद कर सकते हैं, और इसका रासायनिक गुण भी हम इसके द्वारा जान सकते हैं। आप देख सकते हैं कि NH3O2 अमोनिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। यह है ओस्टवाल्ड विधि। पुनः देखते हैं
कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाया। यह है बर्कलैंड-आइड विधि। बर्कलैंड-आइड विधि के द्वारा हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे, पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। तो दो विधि ओस्टवाल्ड और बर्कलैंड-आइड विधि से हम क्या कर सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। एक थर्ड प्रोसेस है कि सोडा पोटेशियम नाइट्रेट को हम सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करा के हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। यह कई विधियां हैं जो नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिसमें ओस्टवाल्ड विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि यह कम खर्च में आसानी से बड़े पैमाने पर नाइट्रिक एसिड बन जाता है। इसलिए नाउ ए डे आजकल जो है ओस्टवाल्ड विधि का प्रोसेस को लागू करके हम क्या करते हैं कि नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं, और यह कम खर्च और आसानी में नाइट्रिक एसिड बन जाता है। इसलिए ओस्टवाल्ड विधि सबसे प्रचलित विधि है। तो इस ओस्टवाल्ड विधि को जानने के लिए हमने एक फिगर बना रखा है। इस फिगर को गौर से देखिएगा तो बात आपको समझ में आ जाएगी। एक इस्पात का परिवर्तक कन्वर्टर लगा हुआ है, इसमें क्वार्ज का प्लेट लगा हुआ है और प्लेटिनम के तार की जाली लगी हुई है। इसको एक पाइप के द्वारा ऑक्सीकरण कक्ष से जोड़ दिया गया है, ऑक्सीडेशन चैम्बर से जोड़ दिया गया है। पुनः इस ऑक्सीडेशन चैम्बर को हम अवशोषण कक्ष एब्जॉर्प्शन चैम्बर से जोड़ दिए हैं और इस पर से जल गिराई जा रही है। तो हमारा आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का बहुआ क्वेश्चन आता है कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का सिद्धांत लिखें और उसका वर्णन करें। तो जब सिद्धांत लिखना होगा तो हम सिद्धांत लिखेंगे कि जब अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 973 केल्विन से 1073 केल्विन ताप और 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया कराई जाती है, तब नाइट्रिक ऑक्साइड जल बनता है और उष्मा निकलती है। पुनः यह नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है 473 केल्विन ताप और 573 केल्विन ताप पर, तो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाता है और नाइट्रिक एसिड बनाएगा और हमारा NO बनाएगा। अब इस सिद्धांत को हम लोग आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, तो एक बार सुनेंगे कि अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 6 से 7 वायुमंडलीय दाब 973 से 1073 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल बनेगा। बस 3 स्टेप का रिएक्शन आपको याद करना होगा और नाइट्रिक एसिड का सिद्धांत को आसानी से हम लिख सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात का ध्यान यह रखना है हम लोगों को कि यह रिएक्शन पर केवल ध्यान देना है, रिएक्शन को बराबर प्रैक्टिस करते रहना है और लैंग्वेज को अपने से बना देना है। अब वर्णन जब करने लगेंगे तो एक फिगर बनाएंगे और लिखेंगे कि चित्रानुसार उपकरण को सजाते हैं। चित्रानुसार उपकरण को सजाते हैं और शुष्क अमोनिया को वायु के साथ एक इस्पात से बने परिवर्तक में ले जाते हैं, जो क्वार्ज प्लेट लगी होती है उससे टकरा करके, और यह गैस जो है प्लेटिनम की तार की जाली होते हुए इस नली में जाती है। तो आप देख सकते हैं कि अमोनिया वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेगा तो हमारा NO बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, और यह नाइट्रिक ऑक्साइड यह ऑक्सीकरण कक्ष में जाएगा, ऑक्सीडेशन चैम्बर में जाएगा
और वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन की क्रिया होने लगेगी। ऑक्सीडेशन में हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से भी क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। पुनः यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषण कक्ष में जाएगा और यहाँ से जल से अभिक्रिया करके तनु नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। तनु क्योंकि ये जल से अभिक्रिया करता है, और रेस्ट जो नाइट्रिक ऑक्साइड बचा हुआ है पुनः जल से अभिक्रिया करके और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार से हम नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि से आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें जानेंगे कि इसका भौतिक गुण क्या क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जानेंगे कि यह रंगहीन, कलरलेस, तीव्र गंध वाला सधूम द्रव है। सधूम द्रव का मतलब क्या हुआ कि इससे धुआं निकलता हुआ द्रव है, इसको जल में रखेंगे तो यह धुआं निकलेगा। उसके बाद इसका रिलेटिव डेंसिटी अपेक्षिक घनत्व 1.43 और क्वथनांक 359 केल्विन होता है। नाइट्रिक एसिड जल में घुलनशील होता है, सॉल्युबल इन वाटर, और यह नाइट्रिक एसिड को जब चमड़ा पर पड़ जाएगा तो वह क्या करेगा, बहुत ही दुखदाई होगा और वह फफोला उत्पन्न कर देगा। लेकिन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब कपड़ा पर अगर पड़ता है तो कपड़े के रंग को पीला कर देता है। तनु डाइल्यूट यानी तनु नाइट्रिक एसिड। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा जैसे ही कपड़ा पर पड़ेगा तो कपड़ा को जला देगा, और चमड़ा पर पड़ेगा तो चमड़ा पर फफोला उत्पन्न हो जाएगा, बहुत तीव्र जलन होने लगेगी। अब हम आएंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टी पर आएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग जानेंगे कि ऊष्मा का प्रभाव। नाइट्रिक एसिड को जब हम गर्म करेंगे तो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। नाइट्रिक एसिड अम्लीय है, तो अम्लीय गुण में कैसे क्या करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके NaNO3 बनाएगा, और हमारा यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। पुनः जिंक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड जिंक का नाइट्रेट बनाएगा और जल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। अब है हमारा ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में क्या है कि नाइट्रिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। उसके बाद फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा नाइट्रिक एसिड, तो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में वह बदल देगा। तो यह दोनों रिएक्शन जो है हमारा ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करेगा। अब हम नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी जानेंगे धातुओं के साथ क्रिया। नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ कौन कौन सी अभिक्रिया करता है, तो कार्बन नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा, यानी C+4HNO3 gives 4NO2 + CO2 + 2H2O। अब जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड का कॉपर के साथ और जिंक के साथ अभिक्रिया। यह बराबर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 10 साल का क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगा उसमें बोर्ड एग्जाम में कि नाइट्रिक एसिड का कॉपर के साथ और जिंक के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को लिखिए। तो देखिए बउआ गौर से सुनिएगा कि कॉपर 4HNO3 जो ठंडा एवं सांद्र होगा, कोल्ड, और यह डाइल्यूट होगा 4HNO3 से अभिक्रिया करके यह CuNO3 का होल 2, CuNO3 का होल 2 यानी क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। पुनः इसका परसेंटेज 100% होगा। अगर यह 50% सांद्र नाइट्रिक अम्ल कॉपर के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह कॉपर का नाइट्रेट और जल तो बनाएगा ही, NO2 के बदले यह NO बना देगा, एक ऑक्सीजन कम कर देगा। और जब 20% या 25% नाइट्रिक एसिड होगा तो हमारा कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा और 5H2O बनाएगा। अब इस रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे जरा गौर से देखिएगा। Cu 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 HNO3 HNO3 HNO3। अब ध्यान दीजिएगा,
यहाँ 4 लगाएंगे, Cu प्लस 4HNO3 ठंडा एवं सांद्र, तो यह CuNO3 बनाएगा, 2NO2 बनाएगा, 4HNO3 है तो आधा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2NO2, और 4HNO3 है तो आधा कर देंगे इसका तो 2H2O हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 3Cu प्लस 8HNO3 है तो यह होगा 3CuNO3 का होल 2 अब प्लस 2, एक ऑक्सीजन कम NO बना लेगा, और प्लस यह 8HNO3 है तो यह 4H2O कर देगा, आधा कर देगा। पुनः 4Cu प्लस 10HNO3 तो यह बनाएगा 4CuNO3 का होल 2 N2O और 5H2O, 10HNO3 है तो यह बना देगा 5H2O। तो बराबर याद रखिएगा कि अगर कॉपर 4HNO3 से अभिक्रिया करेगा तो हमारा NO2 बनाएगा, और 4HNO3 है तो 2H2O बना देगा, आधा कर देगा। CuNO3 तो उतना ही बना कर ही रहेगा। प्लस 3Cu प्लस 8HNO3 है तो यह 50% हो जाएगा, और 50% कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा तो यह बनाएगा 3CuNO3 का होल 2 अब प्लस 2NO, अब 8HNO3 है तो यह बना देगा 4H2O। उसी प्रकार से 4Cu प्लस 10HNO3 तो 4CuNO3 का होल 2 प्लस N2O नाइट्रस ऑक्साइड और प्लस 5H2O यह बना देगा। तो बराबर याद रखिएगा कि ये नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, हंसाने वाली गैस। ऐसा समझिए कि प्रैक्टिकल में अगर थोड़ा सा नाइट्रस ऑक्साइड लीक कर जाएगा तो चवनिया मुस्की आने लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप इसको सूंघ लेते हैं तो अठनिया मुस्की आएगा, उसके बाद इतनी हंसी आएगी कि हंसी रुकेगी ही नहीं। यह नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस बोलते हैं, इसका बराबर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब सुनिए, कॉपर के साथ हो गया, अब जिंक के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो सेम कर देंगे, कॉपर के बदले जिंक रख देंगे, बाकी सभी रिएक्शंस जो हैं सेम हो जाएंगे। तब हम आएंगे कि उपयोग के रूप में, तो उपयोग में कहता क्या है कि कई धातुओं के लिए यह सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है नाइट्रिक एसिड, या सिल्वर और गोल्ड को शुद्ध करने में, प्यूरिफाई करने में नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड जो है वह तांबा, पीतल, कांसा यानी ब्रॉन्ज और ब्रास के ऊपर चित्रकारी करने में, खुदाई करने में नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, और यह प्रयोगशाला में महत्वपूर्ण अभिकर्मक रिएजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि नाइट्रिक एसिड अम्ल राज बनाने में HNO3 प्लस HCl, बराबर ध्यान रखिएगा कि HNO3 प्लस HCl जिसमें कॉन्क नाइट्रिक एसिड और कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, जिसमें इसका एक अनुपात होगा 1:3 के अनुपात के रूप में अम्ल राज का निर्माण करेगा। यह हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड का उपयोग। और यह अम्ल राज जिसको एक्वा रेजिया बोलते हैं वह सभी अम्लों का राजा माना जाता है। तो इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल के बारे में हम आपको बता दिए। अब सीक्वेंस के रूप में अब आपको क्या बताना है कि नाइट्रिक अम्ल हमारा वर्षा जल में अल्प मात्रा में पाया जाएगा। बिजली जब चमकती है तो वातावरण का नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड का निर्माण करेगा। पुनः यह संयुक्त रूप में मिट्टी में यह नाइट्रिक एसिड जो नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में पाए जाते हैं, उसके बाद में चिली साल्ट पीटर में सोरा में पाए जाते हैं। चिली साल्ट पीटर का आप जरूर से जरूर उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, NaNO3 सोरा पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद सिद्धांत में आराम से लिखिएगा कि अमोनिया ऑक्सीजन प्लेटिनम NO बनाएगा। पुनः NO ऑक्सीजन से भी क्रिया करके NO2 बनाएगा, NO2 जल से भी क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाएगा। यह सिद्धांत हो गया। रिएक्शन को बार बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, लैंग्वेज को अपने से बना लेंगे। उसके बाद फिगर बना देंगे, या फिगर बना के इसको डिफाइन कर देंगे कि किस तरह से नाइट्रिक एसिड बनेगा। और भौतिक गुण में हम आपको पहले भी बता दिए कि रंगहीन होगा, तीव्र गंध वाला होगा, सधूम द्रव के रूप में होगा, उसका अपेक्षिक घनत्व 1.43, क्वथनांक 359 केल्विन, यह जल में सॉल्यूबल होगा, चमड़ा पर पड़ेगा तो वह फोफोला उत्पन्न कर देगा। और अम्लीय गुण, ऑक्सीकारक गुण, धातुओं के साथ है इसका रासायनिक अभिक्रिया
और इसका उपयोग। और यह जो हम आपको डायग्राम बनाए हैं बुआ, इस डायग्राम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पुनः इस डायग्राम पर ले चल रहा हूं कि आप देखिए NH3O2 ओस्टवाल्ड प्रोसेस, KNO3H2SO4 नाइट्रिक एसिड बनाया। नाइट्रिक एसिड के रासायनिक गुण, इसके अलावा भी बहुत सारे रासायनिक गुण हैं जो आप इस चार्ट के द्वारा याद कर सकते हैं कि HNO3H2SO4 से अभिक्रिया करके NO2 बनाएगा और बेंजीन से अभिक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन का निर्माण कर लेगा। नाइट्रिक एसिड फेरस को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रिक एसिड फेरस सल्फाइड से अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना देगा। नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNu मैं बताया हूं, NO2 और O2 बना देगा। और यहाँ पर वर्कलैंड और आइडे प्रोसेस से हम आपको बता दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको मैं घेर दे रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। नाइट्रिक एसिड में जब कार्बन डालेंगे तो कार्बोनिक अम्ल बनेगा H2CO3। नाइट्रिक अम्ल में सल्फर डालेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा H2SO4। नाइट्रिक अम्ल में आयोडीन I2 डालेंगे तो हाइड्रोआयोडिक अम्ल बनेगा। और नाइट्रिक अम्ल में फास्फोरस डालेंगे तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनेगा। तो इसको घेरे हुए हैं, इस रिएक्शन को याद रखिएगा। इससे सभी क्वेश्चंस आपके नाइट्रिक एसिड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इस डायग्राम के द्वारा आपको ज्ञात हो जाएगा। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको यह बात समझ में आई है। वीडियो को बार बार देखिएगा और इसको लिख करके याद कीजिएगा। थैंक यू।